इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के दिग्गज नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है। 87 साल के थे वीरभद्र सिंह। आज सुबह 3:40 पर शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वीरभद्र सिंह पिछले करीब 2 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। वीरभद्र सिंह ने 2 बार कोरोना को मात भी दी थी, लेकिन बीते 2 दिनों से सांस लेने में उन्हें दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं वीरभद्र सिंह और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के 6 बार आपको हम बता दें मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, वाकई बेहद दुखद खबर, लेकिन लंबे समय से बीमार चल रहे थे और बताया जा रहा है कि 2 बार उन्हें कोरोना भी हुआ था। देखिए, पिछले कई महीने से वो लगातार बीमार चल रहे थे। 2 बार कोरोना हुआ और दोनों बार कोरोना से ठीक हो गए थे, लेकिन कोरोना होने के बाद उनको सांस लेने में तकलीफ आ रही थी, जिसके चलते उन्हें शिमला के आईजीएमसी में भर्ती कराया गया था। आज सुबह 3:40 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इसके अलावा ये भी बता दूं कि 6 बार मुख्यमंत्री ही नहीं रहे, कई बार केंद्रीय मंत्री भी रहे। और जब कांग्रेस पार्टी में चुनाव चिन्ह हल जोतता हुआ किसान होता था, उस समय में सबसे कम उम्र में हिमाचल के रामपुर बुशहर से सांसद बने थे। यानी कि कांग्रेस पार्टी में बहुत पुराने नेता थे और जब से कांग्रेस बनी है तब से ही इनका परिवार कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है और पूरे हिमाचल में इन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता था। तो कुल मिलाकर जब जो व्यक्ति 6 बार हिमाचल का मुख्यमंत्री रहा हो, कई बार केंद्रीय मंत्री रहा हो, तो उसकी लोकप्रियता पूरे राज्य में कहीं ना कहीं विशेष स्थान लेती है। और इनको पूरे हिमाचल में चाहे विपक्ष हो या हिमाचल की जनता हो, पूरा सम्मान देती थी। अभी कुछ दिन पहले जेपी नड्डा शिमला आए थे, तो पूरे परिवार से मिलकर गए थे, इनको देखकर गए थे। तो इनका जो है सम्मान कांग्रेस में ही नहीं, विपक्ष के भी तमाम नेता करते थे और पूरे राज्य में इन्होंने अपनी खास पहचान बनाई थी। फिलहाल आज राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार जो है किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जो है शिमला समेत रामपुर बुशहर में तैयार शुरू कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं हिमाचल के लिए ये बड़ा बुरा दिन रहा है आज, जिस तरीके से वीरभद्र सिंह गए हैं। लेकिन पूरा हिमाचल उन्हें कहीं ना कहीं हिमाचल के योगदान के लिए और राजनीति में विशेष स्थान के लिए याद करता रहेगा। बिल्कुल। आखिरी समय में जानना चाहेंगे कौन कौन उनके साथ था, परिवार के कौन कौन से लोग मौजूद थे? देखिए, उनके बेटे हैं जो कि शिमला के पास से ही जो है ये वीरभद्र सिंह की सीट होती थी, विक्रमादित्य उनका नाम है और इसी सीट से वो अब फिलहाल विधायक हैं हिमाचल विधानसभा में। उनकी पत्नी है प्रतिभा सिंह और जो है उनकी बेटी है, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार में ही उनका पिछले साल रिश्ता हुआ था और काफी विवाद भी हुआ था जब उनकी शादी हुई थी। उस समय पे ईडी ने उनके घर में शादी से महज कुछ दिन पहले, जब शादी की तैयारियां घर में चल रही थी और शादी होने वाली थी, तो ईडी की रेड हुई थी, जिसको लेकर खासी चर्चा भी हुई थी। और जो है तो और कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार में जो है उनकी शादी हुई थी। तो राजनीतिक रूप से वीरभद्र सिंह का परिवार बड़ा मजबूत है, सशक्त है और अभी भी हिमाचल की राजनीति में विशेष स्थान रखता है। और काफी विवाद भी उनके साथ रहे। जब वो स्टील मंत्री थे तो उस समय में जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, जांच चल रही थी। लेकिन वीरभद्र सिंह का जो सम्मान था, वो चाहे कांग्रेस के लोग हों, अन्य दलों के लोग हों, वो बेहद सम्मानित थे। और जब भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मिलते थे, कहीं ना कहीं उनसे झुककर उनसे आशीर्वाद लेते थे, क्योंकि हिमाचल की राजनीति में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा उम्र के विधायक वीरभद्र थे। और जैसा मैंने बताया, एक समय ऐसा था जब सबसे युवा सांसद वो कांग्रेस पार्टी के चुने गए थे रामपुर बुशहर से। तो पूरे हिमाचल के लिए कहीं ना कहीं एक आघात है, क्योंकि जिस तरीके से वो एक राजा परिवार से आते थे और लोगों से जुड़े हुए थे, तो उनका विशेष सम्मान हिमाचल के लोग देते थे। बिल्कुल। साथ ही साथ सत्येंद्र, जिस तरह से बताया जा रहा है कि आखिरी समय में तबीयत तो खराब थी ही, जिसकी वजह से बताया गया कि उनको एडमिट किया गया, लेकिन आखिरी समय में बताया गया कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा क्योंकि उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ आने लगी। पिछले 2 महीने से आपको बता दें कि लगभग 2 से ढाई महीने से वो अस्पताल में ही थे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह रह चुके हैं और
जिस तरह से सत्येंद्र हमारे संवाददाता बता रहे थे कि उनका जो रसूख हुआ करता था, राजा जी उन्हें वहां पर कहा जाता था, और ऐसे कद्दावर नेता उनका निधन हुआ है। वाकई राजनीतिक जगत में एक बहुत बड़ी क्षति। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र, तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी नई टीम बनाई है। अपने दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने पहली बार मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। नए मोदी मंत्रिमंडल की खास बात यह है कि कई नए चेहरों को पहली बार मौका मिला है, और वो भी कैबिनेट मंत्री बनाकर। हालांकि कई मौजूदा मंत्रियों से मंत्रालय छीना भी गया है, तो कई मंत्रियों का प्रभार बदला गया है। ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, मैं नारायण ठाकुर राणी, मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम तैयार हो गई, सभी की ताजपोशी हो गई। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को आज सरल शब्दों में आपको समझाते हैं। मोदी कैबिनेट के विस्तार से 5 बड़ी बातें सामने आई। मोदी सरकार की पहली और दूसरी पारी में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल हुआ। आई सर्वानंद सोनोवाल ईश्वर की शपथ लेती हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात, मोदी सरकार में हैवीवेट मंत्रालय संभालने वाले दिग्गजों की छुट्टी। तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश और गुजरात चुनाव पर फोकस है। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ। चौथी सबसे बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट में कई मंत्रियों का प्रमोशन किया गया। रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। पांचवी सबसे बड़ी खबर यह है कि पिछड़ों और दलितों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया है। नई टीम तो तैयार हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 12 मंत्रियों को आउट करके सबको एक बार फिर चौंका दिया। नरेंद्र मोदी अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं, और इस बार उन्होंने अपना पूरा घर ही बदल डाला। इसे यूं समझिए, स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा, हर्षवर्धन के पास 3 मंत्रालय थे। कानून मंत्री का इस्तीफा, रविशंकर के पास 3 मंत्रालय थे। सूचना प्रसारण मंत्री का इस्तीफा, प्रकाश जावड़ेकर के पास 3 मंत्रालय थे। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, रमेश पोखरियाल निशंक की छुट्टी। श्रम मंत्री का इस्तीफा, मोदी टीम से संतोष गंगवार आउट। कैबिनेट की कुर्सी गई, लेकिन सभी नई टीम की ताजपोशी के समारोह में मौजूद रहे। ये बड़े चेहरों और दिग्गजों का नाम आपने सुना, जिनको मोदी की टीम से आउट कर दिया गया। लेकिन मोदी की टीम में कुछ मंत्रियों को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन भी मिला। हरदीप सिंह पुरी, आर.के. सिंह, अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू, मनसुख मंडविया, जी किशन रेड्डी, पुरुषोत्तम रूपाला। ये उन मंत्रियों के नाम हैं जिन्हें प्रमोशन मिला। लेकिन आपको अब बताते हैं, मंत्रिमंडल विस्तार में चुनावी सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा गया। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उत्तर प्रदेश से 7 मंत्री बनाए गए। 2022 में गुजरात में चुनाव है। गुजरात से 5 मंत्री बनाए गए। यहाँ एक और बड़ी खबर आपको समझनी है कि एनडीए का हिस्सा जेडीयू अब मोदी की टीम का हिस्सा होंगे। इस बार बिहार से मोदी ने जेडीयू और एलजेपी को जगह दी है। शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कई मोर्चे पर मिल रही चुनौतियों से निपटने के लिए मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार किया है, क्योंकि इतना बड़ा बदलाव अब उन चुनौतियों से पार पाने के लिए है। माना यही जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में काम का इनाम भी है, और काम में खरे नहीं उतरने वाले मंत्रियों को बाहर करने का रास्ता भी। आज तक ब्यूरो। वैसे आपको बता दें कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने के बाद हर्षवर्धन से उनका पद ले लिया गया था, और एनडीए के दूसरे कार्यकाल में भी हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री बने, लेकिन इस्तीफा देना पड़ा। इसके अलावा कई मंत्रियों के जूनियर मंत्रियों को भी उनके कामकाज के आधार पर समीक्षा करके हटाया गया है। मैं रविशंकर प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूँ। कानून मंत्रालय के साथ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग देखने वाले रविशंकर प्रसाद। मैं प्रकाश केशव जावड़ेकर
ईश्वर की शपथ लेता हूँ। और पर्यावरण मंत्रालय के साथ सूचना प्रसारण विभाग देखने वाले प्रकाश जावड़ेकर बुधवार को मंत्रिमंडल विस्तार से पहले शाम 5:30 बजे जब दर्जन भर मंत्रियों के इस्तीफे में ये दो नाम आए तो एक बार फिर सरकार ने चौंका दिया, क्योंकि 2 से ज्यादा बड़े मंत्रालय संभालने वाले मंत्री ही नहीं बल्कि सरकार और पार्टी का मुखर होकर पक्ष रखने वाले रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को 36 नए चेहरों की एंट्री के मौके पर 12 पुराने चेहरों के साथ एग्जिट मंत्रिमंडल से होना पड़ता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या इसके पीछे परफॉर्मेंस में कमी देखा जाना है? क्या सोशल मीडिया खासकर ट्विटर वाले विवाद में सरकार पर उठे सवाल वजह बने हैं, जिस विभाग के मंत्री के तौर पर संभाला नहीं जा सका? क्या ऐसे ही कारणों ने कामकाज की समीक्षा के दौरान प्रकाश जावड़ेकर के भी नंबर कम किए? 135 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने की दृष्टि से मंत्रिमंडल का सम्यक पुनर्गठन हुआ है। अब उस पुनर्गठन में कुछ मंत्रियों की छुट्टी होगी, कुछ नए मंत्री शामिल होंगे, तो जिन मंत्रियों की छुट्टी हुई उनको दंड दिया जा रहा है, इस तरह का विश्लेषण पत्रकार तो कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ संगठन भी है, तो कुछ लोग सत्ता से संगठन में आएंगे, संगठन का काम करेंगे, कुछ लोग संगठन से सत्ता की तरफ जाएंगे। ये बात सच है कि प्रधानमंत्री का ही विशेषाधिकार है किसे रखना है, किसे हटाना, और इसी कारण अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से 5 दिन पहले प्रधानमंत्री ये कह चुके थे, हम आज नए भारत के हमारे संकल्प को एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने के लिए यहां से एक नई यात्रा को आरंभित करने वाले हैं। देश की राजनीति में जो बदलाव आया है, अपने अपने स्तर पर आप सभी ने इसका नेतृत्व किया है। आप सभी इस बदलाव की प्रक्रिया के बहुत बड़े साक्षी भी हैं। क्या वही ऊर्जा अपने 12 मंत्रियों के कार्यकाल में प्रधानमंत्री को नहीं दिखती? और उन्होंने 36 नए चेहरों के साथ 7 पुराने मंत्रियों को प्रमोशन दिया और सूत्रों के मुताबिक ये निर्देश भी अब दिया कि 15 अगस्त तक सभी मंत्री दिल्ली में रहेंगे। संसद के मानसून सत्र में संसद में ही मंत्रालय से संबंधित कार्य करेंगे, सांसदों से मुलाकात के लिए निश्चित समय निर्धारित करेंगे और संसद में अपने वक्त पर मंत्री सदन के भीतर जरूर मौजूद रहेंगे। ऐसा कई बार देखा सुना गया जब सांसदों ने ही शिकायत की कि क्षेत्र से संबंधित समस्याएं दूर नहीं की जाती हैं। तो क्या इसी वजह से कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय से इस्तीफा होता है? सोशल मीडिया आजादी विवाद के बीच सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से इस्तीफा आता है? बेरोजगारी के मुद्दे के बीच श्रम विभाग के मंत्री से इस्तीफा लिया जाता है? शिक्षा और शिक्षा नीति के विवादों के बीच शिक्षा मंत्रालय में चेहरा बदल जाता है और दवाओं की किल्लत के बीच रसायन मंत्री का इस्तीफा होता है। इसके अलावा दूसरे मंत्रियों के इस्तीफे का कारण क्या बना, संवाददाता हिमांशु मिश्रा आपको जानकारी देते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक जो 23 साल बाद जो है एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, लेकिन लोग उससे सहमत नहीं हुए और उनको भी नकार दिया गया क्योंकि उनके कार्य करने की जो शैली थी वो प्रधानमंत्री के साथ मिसमैच करती थी। उनकी परफॉर्मेंस से जो है प्रधानमंत्री वो खुश नहीं थे। संतोष गंगवार बहुत कद्दावर नेता हैं, बीजेपी के कुर्मी हैं, रुहेलखंड से आते हैं और साथ ही साथ जो है वो वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रहे, मोदी सरकार 1 में भी मंत्री रहे और अब भी थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उनका इस्तीफे की बात आ रही है। संजय धोत्रे महाराष्ट्र से आते हैं, शिक्षा राज्य मंत्री थे। रतनलाल कटारिया ऐसी फेस है, हरियाणा से आते हैं, 4 बार के सांसद थे, लेकिन उनकी छुट्टी करके जो है सुनीता दुग्गल को लाया गया है, हरियाणा से, महिला हैं और तेज तराज नेता हैं, IRS रही है, पहली बार चुनाव लड़ा और जीती हैं। प्रताप सारंगी सादगी का प्रतीक था जब 2019 में उनको मंत्री बनाया गया था। ये कहा गया था कि वो बहुत छोटे से घर में रहते हैं और वो एक ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के लिए हमेशा विचारों की लड़ाई लड़ते रहे उड़ीसा में और पहली बार सांसद बने, विधायक पहले थे, लेकिन MSME में जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा शायद वो रास नहीं आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनकी परफॉर्मेंस ऑडिट जब हुई तो प्रताप सारंगी को भी जो है वो जाना पड़ा है। तो ये तमाम इस तरीके के नेता, देवेश्री चौधरी, उनको जाना पड़ा। बंगाल के अंदर जो आपने हमने सबने देखा
नतीजे आए। देवेश्वरी चौधरी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, वो वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर थी, उनको भी हटाया गया। इस बात को यहाँ समझ लेना जरूरी है कि जाति धर्म क्षेत्र के कोटे से मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, लेकिन मंत्री बनने के बाद कोई कोटा कोई कृपा नहीं चलती, बल्कि योग्यता ही दिखानी पड़ती है। इसी का नतीजा है कि जब 36 मंत्री नए आते हैं मंत्रिमंडल में, तो 12 को बड़ा कम कर दिया जाता है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। मोदी कैबिनेट विस्तार में चुनावी राज्यों का खास ध्यान रखा गया है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में इसकी झलक भी दिखी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला विस्तार बुधवार को किया गया, जिसे उत्तर प्रदेश और गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल से एक तीर से कई निशाने साधे हैं। मंत्री बनाने और हटाने में नेताओं की योग्यता, पार्टी के प्रति उनका समर्पण और सबसे ज्यादा राज्यों में होने वाले चुनाव हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह पार्टी ने कई राज्यों के चुनावी समीकरण के हिसाब से नेताओं को पद दिया। नारायण राणे उसमें एक बड़ा नाम है, जिन्होंने आज सबसे पहले कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नारायण राणे के मंत्री बनने की खुशी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में भी देखने को मिली, जहां महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री को नई जिम्मेदारी मिलने का जश्न मनाया गया। बीजेपी में आने से पहले मराठा नेता नारायण राणे शिवसेना और कांग्रेस में रह चुके हैं। नारायण राणे महाराष्ट्र के कोंकण इलाके से आते हैं, जिसका असर मुंबई तक है। नारायण राणे को मंत्री बनाकर बीजेपी की कोशिश कोंकण में शिवसेना के मजबूत गढ़ में सेंध लगाने की है। नारायण राणे को मंत्री बनाने का फायदा मिलने की उम्मीद बीजेपी बीएमसी चुनावों में भी कर रही है। मैं माननीय पंतप्रधान मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री बन गया हूं। उनके मार्गदर्शन से मैं अपने देश में जो जिम्मेदारी देंगे वो मैं अच्छी तरह से संभालूंगा। मोदी सरकार में नारायण राणे भले ही पहली बार शामिल हो रहे हो, लेकिन सर्बानंद सोनोवाल की मोदी कैबिनेट में दोबारा वापसी हो रही है। सर्बानंद सोनोवाल पहले केंद्र में मंत्री थे, जो बाद में असम के मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन असम में बीजेपी की दोबारा जीत के बावजूद पार्टी ने सोनोवाल की जगह हेमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। सर्बानंद सोनोवाल प्रधानमंत्री के पसंद के नेताओं में शुमार हैं। ऐसे में उनकी कैबिनेट में वापसी की उम्मीद सबको थी। मुझे देश की हमारे आदर्श बड़ी नेता, हमारे सबके प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे दूसरी बार के लिए भारत माता को सेवा करने के लिए मौका दिया है, अपने कैबिनेट में जगह दिया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मोदी के काम करने के स्टाइल को समझने वालों का मानना है कि महत्वपूर्ण राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट के विस्तार को वो एक संदेश के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके जरिए समाज के सभी वर्गों को एक संदेश देने की कोशिश की जाती है। 1.5 घंटे चले शपथ ग्रहण में जिन 36 नए मंत्रियों ने शपथ ली, उसमें सबसे ज्यादा 7 उत्तर प्रदेश से हैं और फिर 5 गुजरात से। दोनों ही राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी से कैबिनेट में जगह बनाने वालों में महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी, मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर, आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल, जालौन से सांसद भानु प्रसाद वर्मा, खीरी से सांसद अजय कुमार, राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा और मिर्जापुर से अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल शामिल हैं। जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा व्यक्त किया है और दी है, मेरी कोशिश होगी मैं अपनी क्षमता के अनुरूप उसके साथ न्याय कर सकूं। इससे पहले भी आप राज्य मंत्री के तौर पर, स्वास्थ्य राज्य मंत्री के तौर पर काम कर चुकी हैं। इस बार आप क्या देखती हैं, कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, किस तरीके की उम्मीदें हैं आपको? कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पोर्टफोलियो तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। मैं इतना ही कहूंगी कि जो भी पोर्टफोलियो मुझे मिलेगा, मैं उसके साथ न्याय करने की कोशिश करूंगी। दर्शना विक्रम जरदोस ईश्वर की शपथ लेती हूँ। चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल में सूरत के वनवास को भी खत्म कर दिया है। बीजेपी के लिए अहम इस शहर में
पिछले 18 सालों से कोई भी मंत्री नहीं था। इसीलिए जब यहाँ से सांसद दर्शना जरदोश ने दिल्ली में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली तो सूरत में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। जैसे ये तो कोई पहले से तय नहीं था और ये एज ए सरप्राइज बहुत बढ़िया लग रहा है और परिवार में हर एक लोग खुश है। आज मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है तो सूरत की जनता और कार्यकर्ता आज बहुत ही खुश हैं। दर्शनाबेन को सांसद में जिस तरह मंत्रिमंडल में समावेश उनका हुआ है। गुजरात और उत्तर प्रदेश बीजेपी के मिशन 2024 को लेकर अहम है। इसकी झलक मोदी के नए मंत्रिमंडल की इस तस्वीर में भी देखने को मिल रही है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले पीएम के घर सभी नए मंत्रियों को चाय पर आमंत्रित किया गया था। पीएम मोदी ने खुद शपथ ग्रहण से पहले सभी के साथ मिलकर उन्हें संबोधित किया। हालांकि नामों के ऐलान से पहले कई दिनों तक पीएम मोदी की जेपी नड्डा और अमित शाह से कई दौर की बातचीत होती रही। मोदी मेजबान, नए चेहरे मेहमान। शपथ से पहले मोदी की चाय पार्टी। नई टीम को मोदी का पहला संबोधन। चाय पार्टी में मोदी का अलग अंदाज। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर हुई चाय पार्टी की हैं। शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सभी 43 मंत्रियों को चाय पर बुलाया था। यहाँ पर मेजबान प्रधानमंत्री थे और मेहमान मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नए चेहरे। तस्वीरें आपको पूरी कहानी समझा देंगी। अगली पंक्ति में बैठे इन चेहरों को देखिए। ये वही चेहरे हैं जिनके मोदी की टीम में शामिल होने की पूरी संभावना पहले से जताई जा रही थी और हुआ भी वैसा ही। आप देख सकते हैं कि पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट में शामिल हो रहे नए मंत्रियों को अपना मिशन और विजन समझाते हुए नजर आए, यानी अपने मन की बात सीधी टीम के नए सिपहसालारों को बताई। मीटिंग खत्म हुई तो प्रधानमंत्री मोदी अपनी टीम के नए चेहरे से 1-to-1 मिलते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात करते हुए दिखे तो नई टीम का अभिवादन इस अंदाज में किया। तस्वीर यही बता रही है कि कैबिनेट विस्तार से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सेना के नए सिपाहियों से खुलकर बात की। चाय पर चर्चा के दौरान मोदी सरकार के टॉप कैबिनेट मंत्री भी साथ में थे। अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह तक मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मोदी ने ये फोटो खुद सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए नई टीम को बधाई दी। आज तक ब्यूरो। अनचाही कॉल्स और एसएमएस से परेशान लोगों को जल्द ही सरकार की नई योजना से राहत मिल सकती है। इस योजना के तहत टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकों को एक सीमा से ज्यादा कॉल्स और एसएमएस नहीं कर पाएंगी। इस नियम को तोड़ने वाली कंपनियों पर हर एक कॉल के लिए 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। मोबाइल ग्राहकों को अनचाहे कॉल और एसएमएस से जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट इसके लिए रोड मैप तैयार कर रहा है। इसके तहत टेलीकॉम कंपनियां तय लिमिट से ज्यादा फोन कॉल और एसएमएस नहीं कर सकती। तय लिमिट से ज्यादा फोन कॉल और एसएमएस करने पर कंपनी को देना होगा जुर्माना। नियमों के तहत कॉल और एसएमएस की तय सीमा के बाद ग्राहक के फोन की घंटी बजने पर 1 से 10 कॉल तक अनचाही सेल्स कॉल के लिए हर एक कॉल या एसएमएस के 1,000 रुपए, 11 से 50 कॉल्स के लिए प्रति उल्लंघन पर 5,000 रुपए और 50 से ज्यादा बार उल्लंघन करने पर प्रति उल्लंघन पर 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव है। फोन पर कॉल्स और एसएमएस उल्लंघनों की जांच टेलीकॉम डिपार्टमेंट की डिजिटल खुफिया इकाई यानी DIU करेगी। DIU वेरिफिकेशन के लिए संदिग्ध फोन नंबरों पर सिस्टम जनरेटेड मैसेज भेजेगी। इसके बाद वेरिफिकेशन की हालत में सभी नंबर डिस्कनेक्ट कर दिए जाएंगे और उनसे जुड़े IMEI को संदिग्ध लिस्ट में डाला जाएगा। इस लिस्ट में शामिल IMEI के 30 दिन तक कोई भी कॉल, एसएमएस या डेटा की मंजूरी नहीं होगी। साथ ही संदिग्ध लिस्ट में शामिल IMEI नंबर वाले फोन से किए जाने वाले किसी भी कॉल, एसएमएस या डेटा को ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा, जिसे दोबारा वेरिफिकेशन करने के लिए कहा जाएगा। इन प्रक्रियाओं के बाद भी यूजर को अगर परेशान करने वाला कॉलर डिवाइस को बदल देता है तो नए डिवाइस का IMEI नंबर भी संदिग्ध लिस्ट में तब तक रखा जाएगा जब तक कि दोबारा वेरिफिकेशन नहीं हो जाता। अगर दोबारा वेरिफिकेशन के बाद परेशान करने वाले कॉलर का नंबर फिर से एक्टिव हो जाता है और वो फिर से तय नियमों को तोड़ता है
तो नए कनेक्शन का इस्तेमाल अगले 6 महीने के लिए प्रतिदिन 20 कॉल और 20 SMS तक सीमित कर दिया जाएगा। अगर इसके बाद भी उल्लंघन जारी रहता है तो टेलीकॉम कनेक्शन खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पहचान और एड्रेस प्रूफ पर 2 साल के लिए रोक लगा दी जाएगी। आज तक इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, कश्मीर से आ रही है। दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। पहला एनकाउंटर कुलगाम में हुआ, जहां पर देर रात से जारी एनकाउंटर में जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं दूसरा एनकाउंटर पुलवामा में हुआ, यहां भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। बीते 24 घंटे में हिजबुल के कमांडर समेत कुल 5 आतंकी मारे गए हैं। कुलगाम और पुलवामा में हुए एनकाउंटर में आतंकियों की पहचान हालांकि नहीं हो सकी है। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, अशरफ वानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, बहुत बड़ी सुरक्षा बलों की कामयाबी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं अक्सर इस तरह की खबरें जो है वो सामने आ रही है। बहुत ज्यादा एक तरह से कह ले, क्या इन्फिल्ट्रेशन बढ़ गया है या फिर इसके पीछे की वजह कश्मीर या फिर घाटी को इस तरह से अशांत करने के पीछे क्या वजह? श्वेता, दरअसल सुरक्षा बलों का बहुत दबाव बढ़ रहा है मिलिटेंट संगठनों पर, और यही कारण है कि कुछ ही दिन हो जाते हैं किसी भी युवा को किसी भी आतंकी संगठन में सक्रिय होने के लिए तो उसको मार गिराया जाता है। उनको मौका भी दिया जाता है कि अगर सरेंडर करना चाहें, लेकिन अगर वो सरेंडर ना करें तो इस तरह से मुठभेड़ें हो रही हैं। अगर हम बीती रात से बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 अलग अलग जो मुठभेड़ें हैं, 5 जो है मिलिटेंट मारे हैं। उनकी शुरुआत कल हुई थी। कल दोपहर में जो है हिजबुल का कमांडर मेराजुद्दीन हलवाई जो है हंदवाड़ा में एक मुठभेड़ में मारा गया था उत्तरी कश्मीर में, और आज रात बीती रात में जो है 2 मुठभेड़ें हुई। जैसे आपने कहा, एक जो है कुलगाम में हुई है कुदरगांव में, वहां पर जो है 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। दूसरी मुठभेड़ जो है वो पुलवामा जिले में पिछर गांव में हुई है, वहां पर भी जो है सुरक्षा बलों ने 2 मिलिटेंट मार गिराए हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आज 8 जुलाई है और आज जो हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख कमांडर और जिसको पोस्टर बॉय कहा जाता था बुरहान वानी, उसकी 5वीं बरसी है। और पहली बार जम्मू कश्मीर में जो है आज के दिन जो है इंटरनेट सेवाएं ठप नहीं होंगी, बंद नहीं की जाएंगी सुरक्षा बलों की तरफ से। वही साफ दर्शाता है कि किस तरह से पिछले कुछ सालों से और खासतौर से पिछले कुछ समय से सुरक्षा बलों ने साझा तौर पर मिलिटेंट संगठनों के खिलाफ जो है जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से दबाव बनाए रखा है। लेकिन वह चिंताजनक बात यह भी है कि लगातार जो है रिक्रूटमेंट जिसको हम कहें, या जो नए नए युवाओं का, खासतौर से स्थानीय युवाओं का मिलिटेंसी में आना, वो भी एक चिंताजनक है, जो प्रशासन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज फिलहाल जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। बिल्कुल, ये अपने आप में काफी बड़ा चैलेंज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच सुन लेते हैं डीजीपी दिलबाग सिंह क्या कह रहे हैं इस पूरी वारदात में। और ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, कुलगाम में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया हमारे सुरक्षा बलों ने। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 5 आतंकियों को मारा गया है, 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। और जिस तरह से हमारे संवाददाता भी बता रहे थे, ये बात सही है कि कश्मीर को अशांत करने की कोशिश पिछले कुछ समय से खास तौर पर इसलिए भी की जा रही है क्योंकि सुरक्षा बलों ने जबरदस्त यहां पर दबाव बना के रखा है। डीजीपी दिलबाग सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जम्मू एयरफोर्स में ड्रोन हमले के बाद लगातार हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए डीजीपी दिलबाग सिंह हैं, जो कि गृह मंत्रालय के बाहर ही हैं। सर, लगातार मीटिंग हो रही है, ड्रोन अटैक्स को लेकर चिंता है, मोबाइल फोन टावर्स जिसका ओवरलैप हो रहा है बॉर्डर्स पे, उसको आतंकी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको लेकर कितनी बड़ी चिंता और इंडिया के पास क्या इसका टेक्निकल सोल्यूशन है? ड्रोन का थ्रेट जो अभी इमर्ज हुआ है, ड्रोन बीइंग यूज्ड विद आईडी टू अटैक सम वाइटल इंस्टॉलेशन, ये इस इंसिडेंट के बाद ही सामने आया है और इट्स अ सीरियस डेवलपमेंट व्हिच हैज टेकन प्लेस। जैसे हम लोग कहते हैं कि का बहुत बड़ा ड्रोन्स का इस्तेमाल का इंसिडेंट्स जो हैं वो जम्मू रीजन में बार बार होते रहे हैं, और कोई 1 डजन के करीब, उससे ज़्यादा इंसिडेंट बल्कि होंगे जो उस एरिया में हुए, जिसमें वेपन, नारकोटिक्स और आईडी रेडीमेड जो हो भेजी गई। इस दिन भी एक, लेकिन इस ड्रोन अटैक में क्या पाकिस्तान एजेंसी, पाकिस्तान आर्मी के इम्प्रिंट आ रहे हैं? देखिए, एक तो जो ड्रोन का रूट, जो पाथ सामने आ रहा है, वो लगभग ये दिखता है कि पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च करके ये ड्रोन जहां तक पहुंची, ऑब्वियसली एज वी गार्ड आवर बॉर्डर्स, दे आल्सो मस्ट बी गार्डिंग द बॉर्डर्स। तो उस साइड पे उनके लोग तो मौजूद होंगे जहां से इसको लॉन्च किया गया होगा, नंबर 1।
नंबर 2, जिस तरह की आईडी फैब्रिकेट हुई है, ये इम्पैक्ट डिवाइस है जो सीधा गिरने पर फटता है, और जो इसको शेप एंड साइज एंड जिस तरह की फैब्रिकेशन दी गई है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह की आईडी जो है वो अनजान आदमी नहीं बना सकता है, और चांसेस हैं कि वो ऑर्डिनेंस मेड इस तरह की आईडी हो सकती है। तीसरा, जो एक्सप्लोजिव मटेरियल उसमें पकड़ा गया है वो उस ग्रेड का है, मिलिट्री ग्रेड का एक्सप्लोजिव मटेरियल उसमें पाया गया है, जो आम मार्केट में खुले में नहीं मिलता है। RDX उसमें पाया गया है। तो ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि स्टेट की तरफ से किसी न किसी एजेंसी और किसी न किसी एक्टर की इन्वॉल्वमेंट जरूर हो सकती है इसको फैब्रिकेट करवाने में, इसको लॉन्च करवाने में। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट विस्तार में 43 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 36 नए मंत्री हैं। इन नए मंत्रियों में सबसे ज्यादा उन राज्यों में से मंत्री बनाए गए हैं जहां पर अगले साल चुनाव होने वाले हैं। नए मंत्रियों से आपका परिचय करवाए उससे पहले बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की कर लेते हैं, जिन्हें MP में कांग्रेस की सरकार गिराने का इनाम मिल गया। आई सर्वानंद सोनोवाल, मैं पशुपति कुमार पारस, मैं नारायण तातुरानी, मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह। मोदी सरकार के मेगा मंत्रिमंडल विस्तार में कई नए चेहरों ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे हाई प्रोफाइल होने के साथ साथ सबसे ज्यादा संभावित भी था। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया यूपीए की सरकारों में 2 बार मंत्री रहे। पहली बार राज्य मंत्री तो दूसरी बार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिला था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सीधे कैबिनेट मंत्री के तौर पर एंट्री करवा दी। मोदी सरकार में महाराज के रुतबे की तस्वीर शपथ से पहले ही दिख गई, जब कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेने वालों की कतार में ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे पहले बैठे दिखे। शपथ से पहले प्रधानमंत्री ने नए मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के अलावा राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी शामिल थे। संभावित मंत्रियों की इस क्लास में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे की कतार में बैठे नजर आए। इसके बाद प्रधानमंत्री के साथ संभावित मंत्रियों की चाय पीने का कार्यक्रम हुआ। इसमें भी प्रधानमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से बातचीत करते दिखे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी सरकार में बड़ा पद मिलेगा, इसकी उल्टी गिनती कमलनाथ सरकार गिरने के बाद ही लग गई थी। सबको पता था कि जब भी मोदी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल होगा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम जरूर होगा। साल भर के अंदर मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया समर्थकों का रुतबा राज्य सरकार में बढ़ा, लेकिन सबको इंतजार महाराज के केंद्र में मंत्री बनने का था, जिसकी औपचारिकता पूरी होते ही भोपाल में जश्न शुरू हो गया। वैसे राजनीति की इस नई पारी के आगाज के लिए सिंधिया ने बुधवार से ही तैयारी शुरू कर दी थी। इसी सिलसिले में वो भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने खासतौर से उज्जैन पहुंचे। बाबा महाकाल के दरबार में ग्रहों की शांति के बाद पुजारी ने सिंधिया राजघराने के मुखिया की मंगल कामना की और फिर मोदी सरकार के नए कैबिनेट मंत्री ने महाकाल की आरती उतारी, ताकि राजनीति में नई भूमिका निभाने में कोई विघ्न न पड़े। आज मेरा सौभाग्य है कि हमारे महाकाल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। इस मंदिर के साथ सिंधिया परिवार की अंतरात्मा की भावना जुड़ी हुई है। जब जब मैं उज्जैन आता हूं तो महाकाल के दरबार में भोग लगाना हमारा धर्म और दायित्व दोनों है। बाबा महाकाल दर्शन और फिर सिंधिया की तत्काल दिल्ली रवानगी से ये तय हो गया कि महाराज को बीजेपी तोहफा देने जा रही है, क्योंकि ये सिंधिया ही थे जिन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी की हार को कमलनाथ की सरकार को गिराकर जीत में बदला था। 10 मार्च 2020 को ज्योतिरादित्य ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। 11 मार्च को ज्योतिरादित्य बीजेपी में शामिल हो गए। उनके साथ ही कांग्रेस के 22 विधायकों ने भी इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसकी वजह से कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई। कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा। इसके साथ ही शिवराज सिंह के सिर पर एक बार फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ताज आ गया था।
ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में किंग मेकर के रूप में उभरे। ये विश्वास रखना, मैं केवल एक चीज आपके अपने साथ लेके आया हूं, और वो है मेरी मेहनत, मेरी मशक्कत। और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, यहाँ बैठा हुआ खड़ा हुआ एक एक कार्यकर्ता, एक एक महिला, एक एक नौजवान, मेरा एक ही लक्ष्य होगा कि आपके दिल में स्थान पाना, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के जीवन का लक्ष्य होगा। मध्य प्रदेश के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के लिए खूब प्रचार किया। उन्हें देखने और सुनने के लिए खूब भीड़ जुटी। कांग्रेस चुनाव भी जीती, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके हाथ से फिसल गई। कांग्रेस ने एमपी में कमलनाथ को मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन उनकी ताजपोशी के दौरान सिंधिया के तेवरों ने बता दिया कि उनकी कमलनाथ से पटरी नहीं बैठेगी। आखिर में यही हुआ भी, और ज्योतिरादित्य ने अपने राजनीतिक भविष्य के लिए कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी का हाथ पकड़ लिया। और जब सत्य के पथ पे कोई व्यक्ति चलता है, मूल्यों के आधार पर कोई व्यक्ति चलता है, तो तब मैंने निर्णय लिया कि आज अगर भारत माता और भारत को हमें प्रगति और विकास के रास्ते पे चलाना होगा, तो आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने मुझे वो मंच प्रदान किया जिसके आधार पर जनसेवा और राष्ट्र सेवा पर हम लोग आगे बढ़ पाए। एमपी में कांग्रेस को बड़ा झटका देने के बदले में बीजेपी ने पहले उन्हें राज्यसभा की सदस्यता देकर नवाजा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस तरह बीजेपी ने धीरे धीरे ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहले पार्टी में प्रमोशन दिया और फिर सरकार में शामिल किया। ये पहला मौका नहीं है कि जब ज्योतिरादित्य केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए हों, लेकिन इस बार कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्हें मिलने वाली जिम्मेदारी और उनके प्रदर्शन पर सबकी नजर रहेगी। ईश्वर की शपथ लेता हूं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।